सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे राइटिंग। हमने डिस्कस करना है ऐसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट दोनों को। तो ऐसे राइटिंग के लिए आई सी यू हैव द पॉइंट्स राइट देयर। इसमें डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट आर द की पॉइंट्स फॉर एन ऐसे। अब वो की पॉइंट्स आप देखेंगे ये यहाँ पे आपके सामने जी बिल्कुल। फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। द सेकंड वन इज प्रिपेयर अ रफ आउटलाइन। नंबर 3 is giving an introduction, a good introduction. Number 4 is coherence, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे. Number 5 language and style. Number 6 paragraphs and number 7 a strong conclusion, I guess. और उसके बाद हम लोगों ने चलना है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अंडरस्टैंडिंग टॉपिक ऑफ ऐसे। टॉपिक ऑफ ऐसे को समझना सबसे पहले इट इज अ मैटर ऑफ फो मोस्ट इम्पोर्टेंस। जब तक आप टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि आपने उसको कंटेंट किस तरह का देना है। LAT is basically an aptitude assessment test. तो aptitude में वो ये नहीं चेक करेंगे basically कि how heaps of knowledge and what kind of knowledge you have. वो लोग ये देखेंगे कि do you have the capability and do you have the skills to absorb new kinds of knowledge in the law. तो आप लोगों को जो सबसे important चीज़ यही है कि वो आपकी understanding चेक कर रहे हैं। Giving you an example, अब यहाँ पे बात हो रही है importance of social media और pros and cons of social media. अब देखने में तो ये रिलेटिवली एक जैसे टॉपिक लग रहे हैं बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टॉपिक्स। वो टॉपिक में डिफरेंस किस तरह का है। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया में वो आपसे किस तरह का कंटेंट चाहता है। वो बेसिकली चाहता है कि आप सोशल मीडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करें और आप बताएं कि सोशल मीडिया किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और वो किस तरीके से बेनिफिशियल है हमारी डेली लाइफ के अंदर। और उसकी सेकंड चीज है वो है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया। इसमें आप सोशल मीडिया के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को कवर करेंगे। सो इफ यू आर राइटिंग cons of social media in the essay of importance of social media, you are making a lot of a blunder. तो आप लोग समझेंगे कि आपको कंटेंट किस किस्म का आपसे जो एग्जामिनर है वो मांग रहा है, राइट। जब हम लोग कोई चीज लिख रहे होते हैं वी बेयर इन माइंड के द एग्जामिनर इज गोइंग टू स्किप दैट और ये चीज उसकी नजर में नहीं आएगी। आई यूज टू रिमेम्बर कि हम लोग वो पेपर के ऊपर दुआएं पढ़ के भी फूक रहे होते हैं कि एग्जामिनर की उसके ऊपर नजर ना पड़े, बट इट डज नॉट यूजुअली हैपन्स। आप उस चीज को देखें कि व्हेन यू आर एग्जामिनिंग समथिंग तो आप उस चीज को उसकी हर डिटेल्स को बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिन कर रहे होते हैं, राइट। सिमिलरली आपका एग्जामिनर भी हर चीज देख रहा होता है। सो मूविंग ऑन towards the next point, I forgot to tell you, kindly please एक पेन और पेपर अपने हाथ में जरूर रखें ताकि आप ये चीजें नोट कर रहे हो। ऑल्दो हम आपको ये पीपीटी एंड में दे देंगे लेकिन आपके पास ये जब आप अपने हाथ से लिखेंगे यू विल इवेंचुअली एंड अप मेकिंग गुड नोट्स और आपके दिमाग में चीजें जरूर रहेंगी। द फर्स्ट वन वाज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ ऐसे, राइट। आई वांट कि आप सब लोग अपने दिमाग में कोई एक ऐसे रखें, योर चॉइस, कि जिसके ऊपर आप बेटर प्रिपेयर्ड हो, जिसके बारे में आपके पास कुछ नॉलेज हो, राइट। टू पार्टिसिपेंट रेज देयर हैंड्स, तो आपके क्वेश्चंस हम एंड में जरूर लेंगे। सो काइंडली अभी आप क्वेश्चंस और रेज हैंड काइंडली ना करें, इट इज कॉजिंग डिस्ट्रप्शंस। तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया टॉपिक का। टॉपिक आई एम बेयरिंग इन माय माइंड अ टॉपिक ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो हाउ क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग अस, ये मेरे दिमाग में टॉपिक है। आप लोग अपने दिमाग में कोई एक रख लें ताकि हम ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो उस एक ऐसे के अंदर कवर कर रहे हैं और आपके दिमाग में वो ऐसे आपको समझ में आ रहा हो कि आपको पास कंटेंट भी है, आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है, आप नीटली लिख भी सकते हैं। तो उसके बावजूद वो कौन सी चीजें हैं जो आपके ऐसे में आप मार खा सकते हैं और आपका ऐसे क्रॉस हो सकता है, एग्जैक्टली और अगर क्रॉस ना हो तो आप वो कौन सी चीजें हैं जिनसे आपका ऐसे मजीद बेटर हो सकता है। तो फर्स्ट वन वाज अंडरस्टैंडिंग टॉपिक ऑफ ऐसे। नाउ मूविंग ऑन, प्रिपेयर अ रफ आउटलाइन। उमर भाई ने मुझे बताया कि you are guys are not allowed to make a proper outline of something, so I would recommend you must have a rough outline. For example, if there is an essay of pros and cons of social media, it has a simple outline. The first one is introduction, the second one is pros of social media, the third one is cons of social media, and last one is conclusion, which we will be discussing later. Conclusion कैसा होना चाहिए। उसके बाद a decent introduction. So I am not a firm believer of first impression is the last impression. Rather, I say
कि पहला इंप्रेशन ये नहीं कि वो आपके अगर स्टार्ट में कोई गलती होगी या यू गेट मतलब आप कहें कि अब तो मजीद कुछ बेटर नहीं हो सकता पूरे ऐसे के अंदर, दैट इज नॉट द थिंग, आप मजीद बेटर कर सकते हैं, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज द इंप्रेशन दैट इज गोइंग टू लास्ट। वो काफी उसके वो उसके दिमाग में चीज रहेगी। आपकी जो पहली लाइन होगी आपके ऐसे की, तो पहला पैराग्राफ होगा, यू हैव गॉट जस्ट 200 वर्ड्स, तो आप लोग पैराग्राफ इतना ज्यादा बना नहीं सकते, तो आपका जो पहला पैराग्राफ है वो जानदार होना चाहिए। Provide unnecessary details about the topic. For example, if there is a topic how cell phones are affecting us psychologically, तो आपका जो पहला हो उसके अंदर you just give a bit information about just like opening statement इस किस्म की हो सकती है कि cell phones have become a matter of pivotal importance. Yes, cell phones have become a most and integral part of our lives today, right? उसके बाद आप उसी चीज पे ना, उसकी इंपॉर्टेंस पे ना लगे रहें। आपके पास जब टॉपिक ये है कि हाउ इट इज अफेक्टिंग अस साइकोलॉजिकली, तो आप फौरन जंप करेंगे, आप नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर ही आप उसका जो टाइटल है आप उसको समझा देंगे कि इट ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज कॉजिंग सम साइकोलॉजिकल डैमेज टू अस एंड इज कॉजिंग सम डिस्कम्फर्ट टू अस, टू आवर मेंटल हेल्थ। तो आप उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप फर्दर मूव ऑन करेंगे। थिंग इज फर्स्ट, जो देसी जबान में भी कहते हैं कि पहला और आखिरी पैराग्राफ, सो आई डू नॉट बिलीव कि पहला और आखिरी पैराग्राफ ही अच्छा लिखना चाहिए, आपको पूरा ऐसे ही अच्छा लिखना चाहिए, लेकिन पहला पैराग्राफ इंपॉर्टेंस रखता है। Now moving on towards the next point, the first one was understanding the topic, the second one was giving a nice good introductory paragraph, and the number 3 is coherence. Coherence is my number 1. इसको मैं नंबर 1 पे इस वजह से नहीं रख सकता था क्योंकि अगर इसके बाद इंट्रोडक्शन आता तो इट लुक्स अ बिट ऑकवर्ड। कोहेरेंस क्या होता है? नाउ एवरीबडी, आई नीड 100% एंड 110% अटेंडेंस, वो अटेंडेंस कह रहा हूँ, अटेंशन फ्रॉम यू गाइस। कोहेरेंस क्या होता है? कोहेरेंस ये होता है कि आप लॉजिकली, आप सीक्वेंशियल फॉर्म में आप डेटा को अरेंज करें। फॉर एग्जांपल, इफ there is a topic of global warming, you are not beating about the bush. आप सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप बात करेंगे कि ये इसके बारे में बात करना क्यों जरूरी है। ये ना हो कि आप पहले पैराग्राफ में या दूसरे पैराग्राफ में उसको सॉल्यूशंस बता रहे हैं और थर्ड पैराग्राफ में उसका प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा हरगिज ना हो। ग्लोबल वार्मिंग है, यू गिव इंट्रोडक्शन अबाउट ग्लोबल वार्मिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में हाउ इट इज अफेक्टिंग अस, थर्ड पैराग्राफ में व्हाट आर द सॉल्यूशंस, नंबर 4 पैराग्राफ में आप उसको कंक्लूड कर देंगे। तो ऐसा ना हो कि आप बीट अबाउट द बुश किए जा रहे हो पूरे उसके ऐसे के अंदर, और आपका ऐसे कहीं स्क्वांडर्ड हो, कहीं पे आपने वो शुरू में आप और बात करें और एंड में कोई और बात करें। दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। अगर आपने इस चीज को मद्देनजर ना रखा तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और जब आप किसी ऐसे को, फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने कोई ऐसे की शीट आती है, आई सी के जब एक बच्चे ने सोल्यूशन को डिस्कस कर रहा है, प्रॉब्लम को लास्ट में डिस्कस कर रहा है, उसका ऐसे इट इज ऑल ओवर द प्लेस, you will end up getting lower marks. अब ये विद इन द पैराग्राफ भी होती है और विद इन द एसे। विद इन द एसे जो मैंने आपसे अभी सारी चीजें डिस्कस की हैं कि पैराग्राफ्स आपके सारे के सारे एक कोहेरेंट फॉर्म में हो, और आप विद इन द पैराग्राफ भी आपकी कोहेरेंस होगी। लाइक अब आप पैराग्राफ के अंदर बात कर रहे हैं कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया, के सोशल मीडिया के नुकसानात क्या हैं। अब आप उसके अंदर ये बात कर दे कि कहीं इमोशनल होके, कहीं आपका बायस जाग के आप बात करें कि ऑल्दो सोशल मीडिया carries a lot of misinformation and there can be some propagandas, तो आप एकदम से वो करते करते you get sway around and you say but it has a lot of benefits as well. You cannot write cons, pros in the paragraph of cons. It will have a negative impact and your essay will be all over the place if you are doing that. तो आप क्या करेंगे, आप पहले उसके cons जिसमें डिस्कस कर रहे हैं, आप उसमें उसके प्रोस को डिस्कस नहीं करेंगे। जिस पैराग्राफ की जो अब आपको एक और मेहनत में आपको बताता चलूं कि पैराग्राफ लिखने का तरीका ये होता है कि आप का जो पहला पैराग्राफ की लाइन होती है वो होता है टॉपिकल सेंटेंस। क्या होता है वो? टॉपिकल सेंटेंस पहला पैराग्राफ की लाइन होती है, जिसमें आप ये बताते हैं कि आप इसमें क्या बात करने लगे। इट्स जस्ट लाइक यू आर कन्वर्सिंग विद समबडी। अब मैंने आपसे कोई बात करना स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले लाइन में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने आपसे क्या बात करनी है। बीच में जो पैराग्राफ के होते हैं कुछ लाइनें, वो होती हैं सपोर्टिंग डिटेल्स। आप अपनी जो इंट्रोडक्टरी लाइन होती है उसको समझाते हैं
कि अब मैंने इंट्रोडक्टरी लाइन ये दी थी एंड दीज आर द सपोर्टिंग डिटेल्स एंड द लास्ट वन इज you give a concluding statement of the whole paragraph. For example, I give you a small paragraph, like I say कि अब सेल फोन्स और हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से ज़रा बाहर चलते हैं, लाइक वी से सोशल डाइवर्सिटी, कि हमारे यहाँ हर किस्म के लोग रहते हैं, तो वी से सोशल डाइवर्सिटी एंड डायनामिक्स ऑफ अ सोसाइटी आर अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के या गवर्नमेंट के, यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं। ये मैंने दे दिया टॉपिकल सेंटेंस। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि सोशल डाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंस, क्यों उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है, कि उसके अंदर हम ये लिखेंगे क्योंकि हर कल्चर के लोग, हर तरह के लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो उनकी म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस के लिए गवर्नमेंट को इकदाम करने पड़ते हैं। और लास्ट हम उसको कंक्लूड कर देंगे, दैट इज व्हाई इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो एक कोहेरेंस आपको नजर आ रही है पूरे पैराग्राफ के अंदर। और अब सोशल डाइवर्सिटी का ऐसे होगा, ये हमने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की कोहेरेंस दे दी, विद इन द पैराग्राफ भी कोहेरेंस होगी और विद इन द एसे भी कोहेरेंस होगी। अब उर्दू वालों के उर्दू में अगर किसी ने लिखना है तो उसके लिए ये बात इस तरीके से अगर हम कर लेंगे, अब आपने बात करनी है, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यू आर राइटिंग एन एसे अबाउट माई सेल्फ एंड यू आर गिविंग योर नेम एट द लास्ट लाइन, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आप सबसे पहले बताएंगे आर माइंड, I guess there's some disruption. Like moving on towards the next point now, which is language and style. I guess everybody is not unmute. I just for a moment. Just give me a second, guys. Now moving on towards the next point. तो अब आप सबने परेशान नहीं होना, मैंने फिलहाल आप सबसे को म्यूट इस वजह से किया क्योंकि बहुत डिस्ट्रप्शंस आ रही थी इर्द गिर्द से। Now the next point is language and style. अब language and style भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक दफ़ा एक ब्रीफ ओवरव्यू कर लें सारा, कि सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है टॉपिक को, सेकंड पॉइंट है प्रिपेयर अ रफ आउटलाइन, थर्ड पॉइंट है इंट्रोडक्शन, फोर्थ पॉइंट है कोहेरेंस, फाइव पॉइंट है लैंग्वेज एंड स्टाइल। समिंग इट अप, सबसे पहले आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने उसकी रफ एक आउटलाइन प्रिपेयर करनी है, और नंबर 3 एक अच्छा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है। नंबर 4 आपका ऐसे टोटली एक सीक्वेंशियल फॉर्म में चल रहा हो और उसके जो पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर भी एक सीक्वेंस हो। अगर आप बात कर रहे हैं कि you are talking about yourself and you are talking about your if you are talking about your face, you should not be talking about your arms in that paragraph, right? या अगर आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, you have I say you write an essay on Pakistan and you have chosen to write an essay to writing an essay of 5 paragraphs. आप हर पैराग्राफ में एक प्रोविंस को डील कर रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें कि आप पंजाब में सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध में बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, राइट? तो आपके पैराग्राफ, आपके एसे के अंदर भी कोहेरेंस हो और आपके विद इन अ पैराग्राफ भी कोहेरेंस हो। कोहेरेंस से आपका ऐसे एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है आपके ऐसे का, और ओवरऑल भी देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। नंबर 6 पॉइंट इज पैराग्राफ्स। Now moving on towards the paragraphs, number of paragraphs, देखें 200 numbers का marks का essay, I'm saying it again and again, यहाँ पे वो आपका knowledge कोई बहुत ज़्यादा check नहीं कर रहा, वो आपकी understanding check कर रहा है। knowledge अभी आपने लेना है, you will come to law, right? तो आपका knowledge एक लिहाज से वो limited है, just because of you are just a student of intermediate, आपने अभी सीखना है बहुत कुछ, तो वो आपका aptitude check कर रहा है कि क्या आप लोग law समझ सकते हैं, सीख सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट, तो आपका जो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं वो 4 हो तो काफ़ी है। पहला इंट्रोडक्टरी, लास्ट कंक्लूजन, और एक के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस एक में। वो नॉर्मली आपसे प्रॉब्लम पूछता है, तो आपने कभी किसी प्रॉब्लम को खाली नहीं छोड़ देना। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम, यू मस्ट गिव सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, सेकंड इज व्हाट मतलब how to identify the problem and what it is causing to us, what are the repercussions, यानी negative consequences क्या हैं उस problem के, और lastly कि उसका solution क्या है। And the last one is I'm discussing is कि never beat about the bush, never coherence की हमने बात कर ली। beat about the bush ये कि
आपकी, अब मैंने कुछ एसेज एवेल्युएट किए, मुझे आपकी मैम ने और सर ने एसेज भेजे, तो एक चीज़ जो सामने आ रही थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी कि स्टूडेंट्स सही ऐसे के अंदर उसी डिटेल्स को बार बार डिस्कस करें, उन्हीं चीज़ों को, वो न्यू चीज़ सामने नहीं लेके आ रहे, और उनका ऐसे देयर ऐसे इज ऑल ओवर द प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. Now moving on again is the next slide, which is a strong conclusion. अब strong conclusion क्या है? मैंने आप सबसे स्टार्ट में कहा था कि आप सब अपने माइंड में एक ऐसे जरूर रखेंगे बोलते हुए, तो आपका ऐसे उम्मीद है आपने रखा होगा माइंड में और आप उसके मुताबिक चल रहे होंगे. माई ऐसे वो चलो, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि अब रोल ऑफ वुमेन के अंदर हम ये नहीं बताने लग जाएंगे कि हु आर वुमेन, एवरीबॉडी नो हु इज वुमेन. तो जब कभी भी बात हो रही है रोल ऑफ वुमेन की, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल फोन की, या प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया की, तो आपने माइन्यूट डिटेल देनी है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में. ही इज नॉट आस्किंग यू अबाउट द इंट्रोडक्शन, ही इज आस्किंग अबाउट द रेलिवेंट सब्जेक्ट कि उसका इम्पैक्ट क्या है, राइट. रोल ऑफ वुमेन के अंदर आप ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि द रोल ऑफ वुमेन हैव always been pivotal, and they have played strong, and they have played an important role in the creation of Pakistan, and in Islam as well. And the next one is, there's no next one. So I would like all of you guys that if you have any questions regarding the essay, I am. Just give me a moment. Now, you guys can unmute yourselves, and if you have any queries about the essay, you're free to ask. अगर आपको ऐसे के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं. इसके बाद हम पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कौन बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल से बात कर रहा हूँ. जी जी शहजाद. सर मैंने ऐसे जो एंड पर्सनल स्टेटमेंट को राइट करना है उर्दू में, एंड आप प्लीज थोड़ी सी उर्दू में भी और गाइडेंस दे देंगे कि श्योर राइटिंग ब्रदर, आपको उर्दू में भी हम गाइड. अब आप चाह रहे हैं कि एक दफा मैं आपको उर्दू में भी एक्सप्लेन करूं? जी सर. कौन सा पॉइंट आप स्पेसिफिकली आपको समझ में आया नहीं, आपको समझ में नहीं आया तो मैं उसको मजीद आपको समझा दूं. सर ये इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन है ना सर, इसको आप कर दें. चले, इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपना नाम एक दफा दोबारा बताएंगे मुझे? जी सर मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, मोहम्मद बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट. शहजाद भाई, देखें इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि आप मैं स्लाइड भी ओपन कर देता हूँ ताकि आपको मजीद अच्छी समझ में आए. देखें इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि देखिए आपका जो ऐसे की पहली लाइन होती है, जो पहली सतर होगी आपके उर्दू के मजमून की, तो वो एक क्या उसे कह सकते हैं, एक तासुर चला जाएगा एग्जामिनर के पास कि आप किस किस्म का ऐसे लिखना चाह रहे हैं और आपकी उर्दू किस किस्म की है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स किस किस्म की हैं. तो पहला जो आपका पैराग्राफ होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो इसके अंदर मैंने ये कहा है कि आप टॉपिक को समझेंगे कि वो आपसे किस किस्म का टॉपिक चाह रहे हैं. अब जो तालीम निस्वा पे अगर एक आ रहा है ऐसे, तो वो ऐसे तालीम के ऊपर नहीं है, वो तालीम निस्वा के ऊपर है. तो आप उस पूरे जो आपका इब्तदाई पैराग्राफ होगा, आप उसके अंदर उसके बारे में बात नहीं करेंगे सारी की सारी कि तालीम किस तरीके से अहम है. आप बात करेंगे कि ख़वातीन की तालीम किस तरीके से अहम है. इस तरीके से आप टॉपिक को समझेंगे और आप उस तरीके से अपने आप को मजीद बेटर करेंगे. नाउ वासिफ साहब काइंडली स्क्रीन के ऊपर मत राइट करें कुछ, बल्कि मैं जस्ट अ सेकंड. जी भाई, अब नेक्स्ट आपका कंक्लूजन के बारे में क्वेश्चन था. जी सर नेक्स्ट मैंने कंक्लूजन के बारे में
पूछता है। सेकंड नंबर पे सर ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब 200 वर्ड्स का हमारे पास ऐसे है। अब हम अभी तक मैंने जितने भी ऐसे राइट किए हैं, सर उमर खान को सेंड किए हैं, सर आकिब को सेंड किए हैं, वो तकरीबन मिनिमम उसके अंदर 3 पैराग्राफ्स होते थे। क्या आप इससे एग्री करते हैं कि मिनिमम 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए या इससे ज्यादा भी हम कर सकते हैं? देखिए अगर या फिर आपने ये डिपेंड करता है टॉपिक पे? देखिए पहला पैराग्राफ आपका इब्तदाई आ जाएगा, ठीक है। उसके मैंने म्यूट किया क्योंकि एक तरफ से कैंडिडेट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं। तो आपका क्वेश्चन ये था कि 3 पैराग्राफ का एक ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखिए हो तो एक पैराग्राफ का, 2 पैराग्राफ के अंदर भी आप लिखते हैं, लेकिन एक अच्छा ऐसे अगर आपने लिखना है तो आप उसको काइंडली 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। एक में आप समझाएं कि व्हाट दैट टॉपिक इज सेइंग, राइट। उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखें कि वो, देखिए मैंने जितने भी ऐसे देखे हैं लैट के अंदर, वो किसी ना किसी, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया होता है, किसी मसले के बारे में होते हैं, 2 साइड्स पूछी हुई होती हैं उसके अंदर ना, प्रॉज एंड कॉन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट। तो आप उसको पहले में आप देखेंगे तारुफ, दूसरे में आप लिखेंगे उसका वो किस तरीके से, क्या असर अंदाज, किस तरीके से वो असर अंदाज हो रही है। थर्ड पॉइंट पे आप डिस्कस करेंगे कि उसके सॉल्यूशंस या उसके उन मसाइल के हल के हैं, और लास्ट में आप एक कंक्लूजन दे देंगे कि आपका नतीजा है क्या है उस ऐसे को लेकर। तो नाउ आई एम अलाउइंग टू अनम्यूट कर सकते हैं और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर हमारे जो भी एसेज एंड पर्पस स्टेटमेंट आते हैं सर वो हमारे अनसीन आते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें 12 काइंडली ईयर में एक बार भी आपके माइक्रोफोन से डिस्ट्रप्शन आ रही है बहुत ज्यादा। सामा जमील अपना माइक म्यूट करेंगे, और मोहम्मद शहजाद आप जो है ना क्वेश्चंस करें, बिल्कुल करें, लेकिन क्वेश्चंस ब्रीफ करें और बाकियों को भी मौका दें, ताकि जिन लोगों ने सेशन ज्वाइन किया हो, क्योंकि लिमिटेड टाइम है हमारे पास, और बाकी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम व्हाट्सएप पे भी एंटरटेन कर देंगे। अभी सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें और बाकियों को भी मौका दें। थैंक यू। उमर बिल्कुल सही है, आप सभी लोगों को मौका दें, सभी अपने क्वेश्चंस ताकि कर सकें। तो वी हैव 7 मिनट्स लेफ्ट इसके अंदर, उसके बाद हम लोग पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। आप लोग काइंडली देखें, जिन्होंने जो क्वेश्चन करने हैं वो लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। सामा जमील बच्चे काइंडली अपना माइक्रोफोन ऑफ रखें, आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। थैंक यू। हाँ जी, क्वेश्चंस करें आप लोग। सर आने वाले लैब टेस्ट में कौन सी ऐसे की चांसेस है आने की, कौन कौन से है? कौन सा आप बात कर रहे हैं आप? वासिफ देखिए, पहले मैं वासिफ के क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि उन्होंने पूछा है कि कौन से एसेस आ रहे हैं। तो ये सभी लोग, आप लोग देख लें कि जब आप गेस्ट की तरफ जाते हैं, ये एप्टीट्यूड टेस्ट काइंडली ये होता है कि आप का उन्होंने ये चेक करना है कि आपके इस खाने में कुछ है या नहीं। तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, कोई भी टॉपिक आपकी ऑब्जर्वेशन वाले चीज़ों से बाहर नहीं आएगा। वो सभी लोग जो एग्जामिनर्स होते हैं वो इस चीज़ को ज़रूर देखते हैं। मोबाइल फ़ोन हो गया, अब्यूज ऑफ ड्रग्स हो गया, तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपने अपने डेली लाइफ में ज़रूर देखे होंगे, राइट। तो कोई आउट ऑफ द ब्लू मून टॉपिक नहीं आ जाएगा, तो आप इस हवाले से बेफिक्र रहें। और जब कभी भी कोई ऐसे आता है तो जो मैंने आपको एक प्रोसीजर लेआउट किया उसके मुताबिक आप ऐसे लिखें, यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेलो उमर, वालेकुम सलाम जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, जवेरिया इस्लाम। सर आई वांट टू आस्क के कोटेशंस या मतलब लाइक कोई वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट हैं Yes, इन ऐसे, एंड अगर हैं तो फिर a, कितने मैक्सिमम? you have asked a really good question. I almost skipped a point. मैं अभी आपको वो पॉइंट भी डिस्कस करता हूँ, मैंने स्क्रीन शेयर किए। That was a really good question.
उसके अंदर लैंग्वेज एंड स्टाइल के अंदर हम लोग इस चीज को मिस कर गए हैं। आई एम रियली सॉरी। अब इसके अंदर ये था कि सबसे पहले मैं कोटेशन वाले क्वेश्चन को कैटर कर दूं। कोटेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट। वो हमने आगे पर्सनल स्टेटमेंट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ओपिनियंस के बारे में भी पढ़ते हैं, तो वो मैं सोच रहा था मैं उसमें कैटर कर दूं, लेकिन मैं उसको यहीं पे कैटर करता हूँ कि आप जब ऐसे लिख रहे होते हैं तो आप अपनी जाती मालूमात उसके अंदर लिखने से वो गुरेज करते हैं कि आप उसमें वो चीज़ें लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तालीम निस्वा है तो उसके में आप हदीस पाक को कोट करेंगे, आप कुरानिक रेफरेंसेस ले आएंगे, आप कायदे आज़म की, अल्लामा इकबाल की स्टेटमेंट्स ले आएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात ये है कि अब मैं इसके अंदर आता हूँ कि आपने कौन सी चीज आपने मार्कर से उसको नोट करना है, एम्फसाइज किस करना है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग अ कोटेशन तो आप पॉइंटर से डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे। जस्ट अ सेकंड। मोहम्मद इरफान काइंडली जो है ना आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है। Now I think we should move now. That was unbearable sound. तो इसके अंदर ये चीज थी कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप पॉइंटर से कोई चीज लिख रहे हैं तो आपने कोई कोटेशन या कोई चीज एम्फसाइज करनी है तो आप फौरन उसको मार्कर से लिखेंगे, और मार्कर से या कोई चीज को आप एम्फसाइज कर रहे होंगे, कभी कोई कोटेशन, कोई शेर, कोई कुरान पाक का रेफरेंस, जब तक आप उसके बारे में 100% श्योर नहीं है, उस रेफरेंस के बारे में भी और उससे जुड़ी हर डिटेल के बारे में, उसके स्पेलिंग्स के बारे में, तो आप उस चीज को नहीं लिखेंगे तब तक आप उसके बारे में श्योर नहीं है। अदरवाइज यू विल बी फ्रेमिंग योर ब्लंडर। सर उसका वेटेज कितना होना चाहिए, मतलब इन वन ऐसे कितनी उसकी तादाद होनी चाहिए, एक या दो या 3? मतलब मैं एक सेकंड ये इरफान साहब को म्यूट करता हूँ। I've removed one person क्योंकि उनकी तरफ के एड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही थी। आपका क्वेश्चन ये था कि क्या वेटेज होनी चाहिए उस ऐसे के अंदर कोटेशंस की। देखिए कोई वेटेज नहीं है, लेकिन 200 का ऐसे 200 वर्ड्स का अगर ऐसे है तो आई वुड प्रेफर कि उसके अंदर अगर कुरानिक रेफरेंस आ सकता है, एक कुरानिक रेफरेंस आ जाए, एक हदीस का रेफरेंस आ जाए, और अगर ये दोनों नहीं आ सकते, आपने किसी फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस के बारे में when you are quoting कायद आज़म और नेल्सन मंडेला और अल्लामा इकबाल, whosoever, 3 से 4 कोटेशंस काफी रहेंगी एक पेज के ऊपर या 2 पेज के ऊपर। मतलब आपकी 4 से ज्यादा कोटेशंस जब होंगी तो आपके वर्ड्स या ऑटोमेटिकली स्पेस का भी आपको इशू आ जाएगा, तो दैट्स एनफ। 3 से 4 रेफरेंसेस अगर आपने दे दी और आपका डाटा अच्छा है तो दैट्स मोर देन एनफ। और अब हम एक और पॉइंट की तरफ जा रहे थे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स लीथल हो सकती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं या ग्रामेटिकल एरर कर रहे हैं, टू के बाद आप फॉर्म डिफरेंट सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, टू इन्फिनेटिव होता है उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब की मिस्टेक कर रहे हैं, आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, तो आपका ऐसे इफ इट इज कमिंग इन माय हैंड्स आई एम गोइंग टू क्रॉस दैट पेज। अगर किसी के ऊपर 1 से 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड वी हैव डन दैट। हमारे पास जब कभी कोई इस किस्म की चीजें आती हैं, लिटरेरी सोसाइटी के अंदर भी अभी रिसेंटली ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ, तो इट इज डन डील के अगर आपके ऐसे के अंदर 2 से 3 स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं, यू आर गॉन। तो आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेंगे और जिस चीज को मार्कर से लिख रहे हैं वो चीज गलत नहीं होगी। और एक और चीज होती है कि एग्जामिनर नॉर्मली हम लोग जो शेर लिखते हैं वो बहुत फेमस होते हैं, हर किसी को आते होते हैं, तो अगर आपने कोटेशन के अंदर, शेर के अंदर कोई गलती कर दी तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। और जो आपके सेंटेंसेस हों उनको ईजी रखें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मत बनाएं। यू आर राइटिंग अ सेंटेंस, cell phones are a matter of great importance today, are of we can connect to any part of the world. Simple sentences and commas, apostrophes, जितने आप उनके तरफ जाएंगे आपकी गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी थैंक यू सर। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? मोहम्मद तला ने क्वेश्चन किया है, मोहम्मद तला ने चैट में कहा है कि उनका एक सवाल है। तला क्वेश्चन करें माइक ऑन करके।
तला का क्वेश्चन, सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी तला, फील फ्री टू आस्क। चलें, तला अभी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो मैं दीगर चैट्स को एक दफ़ा रिव्यू करके फिर हम लोग पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। जी जी सही आवाज आ रही है आपको? आवाज जी सही आ रही है? बिल्कुल, जी बिल्कुल आपकी चलिए आवाज़। आपसे सवाल पूछा तो कि जब नया पैराग्राफ शुरू करते हैं कोई भी, तो उसमें इस लाइन कितनी छोड़नी है? मीन सपोज अब लाइन छोड़नी है, फिर जरा सी स्पेस छोड़ करके नीचे वाली लाइन से शुरू में से या थोड़ा सा छोड़ के फिर स्टार्ट कर दें। देखिए, अगर उसमें सिंपल एक रूल होता है कि आपने एक इतनी लाइन अगर आपने छोड़ दी है उसके हर पैराग्राफ को स्टार्ट में, इट्स मोर देन इनफ। तो उसमें कोई नहीं, बीच में स्पेसिंग छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने खुद भी ऐसे मार्क किए हैं। तो जब आप देखते हैं ना कि किसी स्टूडेंट ने लाइंस ज़्यादा छोड़ी हुई हैं और इस किस्म के कुछ टैक्टिक्स करने की कोशिश की हुई है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो एक छोटी इतनी सी जगह अगर आपने छोड़ दी है पैराग्राफ के स्टार्ट में, बस इस चीज़ को आप रखें कि आपका हर स्टार्ट से पहले थोड़ी थोड़ी सी जगह हो और आप उसी वही एक सीक्वेंशियल आपका चल रहा हो 1.5 इंच तकरीबन। और आप एक चीज को आप ये देख लें कि ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं आपके कंटेंट के सामने। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ऑल दीज थिंग्स आर सेकेंडरी। प्रेजेंटेशन ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि किसी गलत चीज को एम्फसाइज नहीं करना। It is better not to write any quotation than writing a wrong one. It is better right to use simple vocabulary. Simple vocabulary use करना better है rather than अगर आप एक गलत जी जी शोर पूछें। वो अगर कोई ऐसे में स्पेसिफिक आ जाए, लास्ट टाइम दिसंबर के टेस्ट में आया था कि 8 पॉइंट लिखे किसी प्रॉन्स ऑन कौन से मनी के बारे में था। Pros and cons of I beg your pardon, pros and cons of I think so मनी के बारे में था, प्रॉन्स कौन थे। तो उसमें कहा था 8 पॉइंट्स लिखे हैं। अब जिसमें कोई स्पेसिफिक आ जाए कि 8 पॉइंट्स ही लिखने हैं, तो उसमें हम 8 पॉइंट बना के लिखें। परफेक्ट हो गया। देखें, आप फर्स्ट 4 आपका जो प्रोज हैं आपके 8 पॉइंट्स आपने उसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखने हैं, या फिर आप 4 उनके दोनों को आपने डिफरेंटली कैटर करना है? किस तरीके से था वो? डिफरेंट था, मींस एक सवाल मुझे याद नहीं। राइट। अगर पॉइंट्स आ जाते हैं ना आपके पास, तो आप ऐसा करते हैं, आप उसको 4 पॉइंट्स को एक में कैटर करते हैं, 4 को अगले में कैटर करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे के अंदर नंबरिंग करके वर्डिंग डालना इट इज नॉट सूटेबल। आपको पैराग्राफ्स में ही ऐसे लिखना चाहिए। और ऐसे के अंदर मैंने एक ऐसे इवैल्यूएट किया, देयर वाज अ बिग ब्लंडर कि उसके अंदर उन्होंने फॉर एग्जांपल इफ दैट पर्सन इज गोइंग टू राइट कि उन्होंने लिखना है देयर आर 3 थिंग्स, तो आप लिखेंगे THREE। आप ये नहीं लिखेंगे 3 थिंग्स। मैंने इट जस्ट केम इनटू माय माइंड, मैंने कहा आपको बता दूं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, वो यही था कि आप पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से ऐसे में ना ही लिखें तो बेटर है। आई गेस पैराग्राफ पे बनाएं। मेरा सवाल है कि मेरा सवाल है कि अगर वो स्पेसिफिक कर देंगे सिर्फ 8 पॉइंट्स लिखें, तो उसमें कोई पॉइंट्स में बना के लिखें या फिर उसमें पैराग्राफ में लिखें? जी क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल है कि अगर वो स्पेसिफिक कर देंगे 8 पॉइंट्स लिखें इसके बारे में, तो हम उसको पॉइंट्स लिखेंगे, पैराग्राफ बनाना उसके। अगर उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया राइट 8 पॉइंट्स, देन इट इज नॉट एन एसे और आप पॉइंट्स लिखते हैं। तलहा आई थिंक इस तरह का कोई टॉपिक नहीं पूछा जाता कि उसमें स्पेसिफिकली वो कहें कि 8 पॉइंट्स लिखे हैं। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, मनी के बारे में पूछा गया, ये टॉपिक आया हुआ है, लेकिन उसमें 8 पॉइंट्स तो मेंशन नहीं था। और अगर मैं गलत हूं तो काइंडली मेरे साथ वो टॉपिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। डिफरेंस था सर। कोई नहीं, मैंने तो जो पढ़ा था लास्ट में। वालेकुम सलाम। जी जी सर शहराज अर्ज कर रहा हूँ हरुणाबाद से सर। जी जी सर पेज जो है ना वो 2.5 पेज से लास्ट टाइम मैंने टेस्ट किया था, तो उनको मैनेज करने का थोड़ा सा अगर आप आइडिया दे दें। मैनेज करने का आइडिया आपको दे दें। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि आपको 4 पैराग्राफ लिखेंगे, 200 वर्ड्स हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 80 ऑड वर्ड्स का भी एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो ये तकरीबन हिसाब चला जाएगा 8 3 24 आपका उसमें जा रहा है, तो आपको इससे भी छोटा 50 वर्ड्स का पैराग्राफ आपका जाएगा। 5 4 20 राइट। तो 50 वर्ड्स का आपका एक पैराग्राफ है, आप 2.5 है, तो
आप सिंपल रखें कि इंट्रोडक्शन आपका थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए तो इंट्रोडक्शन गो के बड़ा नहीं होना चाहिए, इंट्रोडक्शन को छोटा होना चाहिए। सपोर्टिंग डिटेल्स वाले को आप इंट्रोडक्शन और एक सपोर्टिंग डिटेल वाले को एक पेज पर रख लें। देखिए ये अब आपका, अब मैं अब आपको बता रहा हूँ अपना राइटिंग स्टाइल के मुताबिक। अब आपका राइटिंग का क्या स्टाइल है और वो किस तरीके से है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि आप 50 वर्ड्स के 4 पैराग्राफ लिखते हैं और पैराग्राफ का प्लेसमेंट क्या होती है वो अब आपको ज्यादा बेटर। आई होप इट आंसर द क्वेश्चन। सर अगर मुझे थोड़ा ये समझना है कंक्लूजन हम किस तरह लिखेंगे, मतलब अगर मेरे पास एक ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसमें मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगी और बताऊंगी, उसकी वजह बताऊंगी, तो कंक्लूजन में क्या लिखूंगी मैं? आप सबसे पहले बताएंगे अनएम्प्लॉयमेंट के इंट्रोडक्शन में कि अनएम्प्लॉयमेंट चीज क्या है और वो थोड़ा सा आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। सेकंड में आप बताएंगे कि वो पाकिस्तान में किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट जैसा, एवरीबडी प्लीज लिसन, कि अगर ऐसा कोई ऐसे आ जाता है तो आप उसके अंदर फैक्ट जरूर कोट करेंगे। आप रियल स्टैटिस्टिक्स उठाएंगे कि उसके अंदर पाकिस्तान में इस वक्त उसका लेवल क्या है, और आप जरूर उसमें कुछ अगर ऐसी चीज डाल देते हैं, इट एड्स फ्लेवर टू द एसे और आपके मार्क्स मैक्सिमम आ सकते हैं। और आपका अब ये है कि उसका कंक्लूजन, राइट, आपने सेकंड में बता दिया वो पाकिस्तान को इम्पैक्ट किस तरह कर रहा है। थर्ड में आपने उसको सॉल्यूशंस दे दिए। सॉल्यूशंस में आप किस तरह देंगे कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाए, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करें। और लास्ट के अंदर आप क्या लिखेंगे कि अब उस पूरे ऐसे को आप सम अप करेंगे। सम अप किस तरीके से, इन अ नटशेल का वर्ड मैंने यूज़ किया, उसमें आप लिखेंगे ऑप्टिमिज्म को। आप समझते हैं कि हमेशा ऐसे के अंदर आप होप देंगे, ऑल्दो द मैट। अब आपको मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ, सिंपल कंक्लूजन बता रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट का, कि ऑल्दो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव इंपॉर्टेंस, पाकिस्तान इज फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रेमेंडस प्रेशर ड्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन इट्स इकोनॉमी, राइट। लेकिन आप उसके अंदर लिखेंगे ये जो मैंने ऊपर सॉल्यूशंस बताए हैं, जो जिन सॉल्यूशंस को आप ऊपर लिखेंगे कि hope is still there and Pakistan will emerge as a country that will cope unemployment and we will get ourselves out of that as a nation। तो आप इसको किसी भी तरीके से इसको अरेंज करके पूरा जो आपका ऐसे होगा उसको आप सम अप करके कंक्लूजन में दे देंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं अशफाक अली बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बदीन से, सिंध। जी जी, आपको क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जस्ट इमेजिन के एक टॉपिक है पॉलिटिकल फेल्यूर, ठीक है सर। सर तो उसमें हम जो पॉलिटिकल फेल्यूर था सर, उसमें जो मेन बॉडी है, इंट्रोडक्शन हो गया, मेन बॉडीज में सर सर क्वेश्चन ये था कि हम उसमें अगर चाहें तो एक लफ्ज यूज कर सकते हैं कि सर अब हम सबको पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिशियन किस वे में जा रही है, तो एक मिनट, आई एम कटिंग यू काइंडली प्लीज। बात यह है कि पॉलिसी मेकर्स कभी, अब मैं आई वुड नॉट अलाउ यू आपको ऐसा कंट्रोवर्शियल वर्ड बोलें काइंडली, और आप ना ही बोलें, इससे ग्रेस करें तो बेटर होगा। और एक चीज़ ये है कि कभी भी ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं आ सकते। आई हैव नॉट सीन लॉट ऑफ टॉपिक्स ऑफ लैट, लेकिन आई बेट कभी इस किस्म का टॉपिक नहीं आ सकता। तो आप काइंडली इस हवाले से बिल्कुल बेफिक्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, ठीक, ओके सर, थैंक यू मैम। वेलकम। लास्ट क्वेश्चन करना था जी जी, इससे अब आई एम टेकिंग लास्ट 3 क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग जो आपके क्वेश्चंस होंगे आप व्हाट्सएप के अंदर भेजेंगे और हम लोग फिर वहां पे उनके आंसर्स देंगे इंशाल्लाह। आई विल बी पर्सनली आंसरिंग द क्वेश्चंस। जी सर, ये पूछना था कि कोई भी हमारा लैट का टेस्ट हो ना, तो सर वो उसमें जो भी टॉपिक आता है ऐसे का या फिर पर्सनल स्टेटमेंट का, सर वो अनसीन होता है, जो हमने 12 इयर्स में एक बार भी उसको रीड आउट नहीं किया हुआ था। फिर अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि हम उस टॉपिक के अंदर, अब जैसे आप तालीमी नस्वां के बारे में बात करें सर, ये एक बेसिक सा टॉपिक है, हम इसके ऊपर लिख सकते हैं सर, अब उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें अनसीन टॉपिक पर भी। साथ मैं आपको यहाँ पर कट कर रहा हूँ। इस तरह से है बच्चे कि ये चीज़ आई थिंक मैं पहले भी आपको गाइड कर चुका हूँ। ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें। लैट में 3 टॉपिक्स पूछे जाते हैं ऐसे में, और उनमें से मैंने आपको कहा था, और मेरे हिसाब से यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो तमाम जानते होंगे कि मैं स्टूडेंट्स को कह चुका हूँ कि 3 में से 2 टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिसमें हर बंदा, हर स्टूडेंट ईजिली लिख सकता है। जिस तरह हसीब ने बताया कि वो बेसिकली आपका नॉलेज टेक्निक करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली आपकी राइटिंग स्किल्स देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग तो आपकी आप इस देखना हवाले से चाह रहे हैं। बेफिक्र रहें, और बाकी 3 क्वेश्चंस जो हैं वो किसी ऐसे स्टूडेंट को पूछने दें जिसने अभी तक सेशन सुना है और वो सवाल नहीं कर पाया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
आई एम फ्रॉम सिंध हैदराबाद। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो है अगर हम जैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन टॉपिक लिख रहे हैं पैराग्राफ, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ हम लिखेंगे तो उसमें हमें नेगेटिव चीजें पूछनी चाहिए, मतलब उसके एडवांटेज पूछने चाहिए या डिसएडवांटेजेस लिखने चाहिए? देखिए पॉजिटिव हमेशा आप जब कभी कोई एकेडेमिया का एकेडमिक्स का कोई चीज कर रहे होते हैं उसमें दो चीजें आपने रखनी है कि आपने हमेशा पॉजिटिव चीज को ऊपर रखना है। अब अगर उसने एक्सप्लिसिटली आपसे पूछ ही नेगेटिव लिया है किसी चीज का, फॉर एग्जांपल अगर उसने पूछ लिया कि आपको सोशल मीडिया किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है तो आप कुछ खास कर नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन अगर कोई उसने दोनों एस्पेक्ट्स पूछे हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्रोज एंड कॉन्स, तो पहले प्रोज आएंगे फिर कौन जाएंगे और लास्ट में जब आपने कंक्लूजन लिखना है ना तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, उसको खुशाइंद होना चाहिए कि आप एक अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाह हैं, आप उसमें नेगेटिविटी को नहीं लेके आ रहे। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हसीब मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा, अजान हो रही है, नमाज का वक्त हो रहा है, आई थिंक हमें ब्रेक लेना चाहिए एंड देन नमाज के बाद हम दोबारा से लिंक भेज देंगे ग्रुप में ताकि स्टूडेंट्स पर्सनल स्टेटमेंट के लिए ज्वाइन और करें। एक और चीज ये होगी कि आई वुड रियली लाइक, मैं पावर पॉइंट में उमर साहब आपको भेज देंगे प्रेजेंटेशन, आप लोग सभी उसको रीड करें और अगर आपके कोई लेजिटिमेट क्वेश्चंस फिर जब अराइज होंगे तो आप लोग वो काइंडली पूछिए इंशाल्लाह। Umar, shall I end the meeting? Yes, you can. Thank you.